हेलो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को जो हम डिस्कस कर रहे थे, फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस को, उसमें हम एडवांस क्वांटम केमिस्ट्री में ऑपरेटर्स को पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दो प्रकार की होती है। एक जो टाइम इंडिपेंडेंट होती है, जहां टाइम का फैक्टर नहीं होता, और एक जो टाइम डिपेंडेंट होती है, जहां टाइम भी होता है। तो हम दोनों के डेरिवेशन को देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम टाइम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए कि जो वेव फंक्शन होता है, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। ठीक है, ओके। तो एक हमारा जो वेव फंक्शन है वो एक्स के ऊपर, यानी कि जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया जो वेव होती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेव जो है वो साई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो साई है, यानी कि जो वेव फंक्शन है, वो एक्चुअली फाइनली वेव को ही दर्शाता है। ठीक है, जो वेव साई है, जो वेव फंक्शन है, वो असल में किसका सूचक है? वो किसको दर्शाता है? वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो वेव को ही रिप्रेजेंट करता है। और जो वेव होती है, वो दो चीजों के हिसाब से वेव जो है वो चलती है, खत्म होती है या बनती है। सबसे पहले है टाइम। टाइम के साथ साथ वेव जो है वो खत्म हो जाती है। ऐसे वेव बनी और फिर समय के साथ साथ वो खत्म हो गई। तो यार वेव जो है वो टाइम के साथ खत्म हो गई ना। इसका मतलब वेव फंक्शन भी टाइम के साथ खत्म हो सकता है, या वेव फंक्शन टाइम पे डिपेंड करता है। तो वेव फंक्शन टाइम पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा पोजीशन भी तो होता है ना। हमारी वेव जहां से स्टार्ट हुई, फिर आफ्टर सम टाइम वो खत्म हो जाएगी, कुछ कुछ दूरी के बाद वो खत्म हो जाएगी, किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगी। तो जो हमारी वेव है, वो डिस्टेंस के साथ साथ खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि वेव फंक्शन भी डिस्टेंस के साथ साथ खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि वेव जो है, या वेव फंक्शन जो है, वो टाइम के ऊपर और पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यानी कि भाई जो वेव फंक्शन का फॉर्मूला होगा, उसमें एक्स का आना बहुत जरूरी है, और उसमें टाइम का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसमें एक्स का आना जरूरी है। तो अगर वेव फंक्शन को हम केवल पोजीशन के हिसाब से दिखाएंगे, तो उसको सिंपली साई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर उसको हम पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंडेंट दिखाएंगे, तो ऐसे में उसको साई एक्स कॉमा टी से दर्शाते हैं। और इसको बुक्स में ऐसे करके एक मोटा साई बनाया जाता है। इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यार जो ये वेव फंक्शन होता है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। वेव फंक्शन के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो होता है जहां पर हमारा वेव फंक्शन एनर्जी के साथ संबंधित है। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जहां पर आपका वेव फंक्शन एनर्जी के साथ रिलेटेड है, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज की एनर्जी बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। हमें कोई भी अगर सब्सटेंस दिया है, तो उसकी एनर्जी बड़ी आसानी से, बहुत दूरी से भी निकाली जा सकती है। इसीलिए एनर्जी का रिलेशन होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर मुझे एनर्जी को आसानी से निकाल सकता हूं, तो इसका मतलब मैं वेव फंक्शन को भी आसानी से उसका कोई ना कोई रिलेशन पता कर सकता हूं, उसकी कोई ना कोई वैल्यू पता कर सकता हूं। मतलब हमें वेव फंक्शन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें उन बहुत सारे फॉर्मूलों से क्या करना है? हमें उन बहुत सारे फॉर्मूलों से क्या करना है? क्योंकि उन फॉर्मूलों को हम प्रैक्टिकली कहीं पे यूज कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें वो फॉर्मूला लेना है जहां वेव फंक्शन किससे रिलेटेड है, जहां वेव फंक्शन जहां वेव फंक्शन किससे रिलेटेड होगा, एनर्जी से रिलेटेड होगा। वो फॉर्मूला लेना है। क्यों? क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज होती है जिसको हम निकाल सकते हैं दूर बैठे बैठे। हम सूरज से बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी सूरज के बारे में हम जानते हैं।
हम स्टार से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम स्टार्स के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आने वाली एनर्जी का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो एनर्जी के साथ रिलेशन हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, हमें वेव फंक्शन का किसके साथ रिलेशन देखना है? एनर्जी के साथ देखना है। ठीक है, तो रिलेशन जो है हमारा, रिलेशन बिटवीन, तो हम डेरिवेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? एनर्जी एंड वेव फंक्शन। वेव फंक्शन और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है? इज। तो रिलेशन ये होता है, वेव फंक्शन और एनर्जी, ये नहीं दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, तो वेव फंक्शन और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये है कि आप टोटल एनर्जी ऑपरेटर को, टोटल एनर्जी ऑपरेटर इसको बोलते हैं, टोटल एनर्जी ऑपरेटर को किस पे अप्लाई करेंगे? वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, तो आपको एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी और ये वेव फंक्शन रिपीट हो जाएगा। अब ये ऑपरेटर क्या है, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। ऑपरेटर का मतलब कोई, भैया ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था। ऑपरेटर का क्या मतलब होता है वो मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। वेव फंक्शन तो एक पिटारा है, एक जादुई पिटारा है, जिससे सारी वैल्यू पता चल जाती है। वेव फंक्शन एक ऐसी चीज है जिससे सारी प्रॉपर्टी मालूम चल जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव्स की या कोई भी स्मॉल पार्टिकल की, अगर वो मोशन में है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को हम किससे पता कर सकते हैं? उसके वेव फंक्शन से पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बस उस वेव फंक्शन पे उस प्रॉपर्टी का ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर एनर्जी निकालनी है तो वेव फंक्शन पे एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे मोमेंटम निकालना है तो वेव फंक्शन पे मोमेंटम का ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे पोजीशन निकालनी है तो वेव फंक्शन पे पोजीशन का ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। बस, तो ऑपरेटर एक जादुई चीज है। ऑपरेटर एक एक ऐसा गणित है सॉरी माफ कीजिएगा, ऑपरेटर एक ऐसा गणित है जिसको हम जब वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए होती है उसकी वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक है, तो हमें टोटल एनर्जी ऑपरेटर किस पे अप्लाई करना है? वेव फंक्शन पे अप्लाई करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? एनर्जी, और हमारा वेव फंक्शन हमको वापस मिल जाएगा। तो हो गया ना ये रिलेशन? तो ये रिलेशन तो हो गया ना, एनर्जी और साई का रिलेशन हो गया। तो थोड़ा इसमें मुझे पोजीशन भी लेके आना है, क्योंकि मैं टाइम इंडिपेंडेंट रिलेशन निकाल रहा हूं ना, तो मुझे टाइम तो नहीं लेके आना, लेकिन मुझे एक्स लेके आना है। इसलिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी चीज क्या है? वेयर एच कैप इज टोटल एनर्जी ऑपरेटर। टोटल एनर्जी को निकालने का क्या है? ऑपरेटर है, गणित है ये। ठीक है, और साई क्या है? साई हमारा, व्हाट इज साई? साई इज अ वेव फंक्शन। ई क्या है? एनर्जी की आइगन वैल्यू है, इसको प्यार से बोलते हैं आइगन वैल्यू। ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद फंक्शन पे जो भी वैल्यू मिलेगी उसको प्यार से आइगन वैल्यू कहते हैं। आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब बताओ टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है? टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, साई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई साई। ऐसा हो जाएगा, ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाती है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर लिखी जाती है ना? बिल्कुल लिखी जाती है, ऐसे कर लेंगे इसको हम। ठीक है, उसके बाद भैया इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। ठीक है, और साई इक्वल टू ई साई, ऐसा आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, इधर को समझा लेता हूँ क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब ये जो हमारा m और v होता है ना, एम और वी के बारे में आप जानते हो, सबसे खूबसूरत चीज होती है, इसको बोलते हैं मोमेंटम। इसको बोलते हैं मोमेंट। अच्छा, ये हम एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे एक्स लिख लेते हैं। तो ये एम और वी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो हम मोमेंटम जो है यहाँ पर एम वी की जगह पे क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों? एम वी की जगह पे लिखेंगे मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, नीचे भी तो एम से मल्टीप्लाई किया हो तो भूल ही गया, यहाँ पे एम भी तो लिखना पड़ेगा। वेरी गुड, यहाँ पे मैं एम लिखूंगा ऐसे, तो 2m हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा वी कैप लिख लेंगे इसको, यहाँ पे एक्स लिख लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे करके साई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ई साई। बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है,
अच्छा, जहां यहाँ पे ये हम एक्स में लिख रहे हैं तो एक्स लिखेंगे बेटा, हाँ इसको एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, बट ऊपर लिख देना फॉर इन एक्स डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में निकाल रहे हैं हम इसको, हाँ। अब पी जो होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है माइनस आयोटा, ठीक है, एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। ये हमारे क्या होता है? ये हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? पी का फॉर्मूला होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो इसको यहां पे रख देंगे पी की जगह पे, इस पी की जगह पे रख देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? देयरफॉर इस पी की जगह पे रखेंगे तो क्या बनेगा? माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, इसका पूरा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये जो पी है ना हमारा, इस पी की जगह पे मैंने ऐसे रख दिया। अब बट्टे में क्या है? 2m है, अपॉन में 2m है, और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बाहर क्या आ गया? अच्छा, इसको ऐसे करके बाहर ऐसे कर लेते हैं। एक बाहर क्या है हमारा? साई है ना, इक्वल टू क्या हो गया? ई साई हो गया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर, आयोटा के बारे में जानते हैं अब क्या होता है आयोटा? चलो मैं बता देता हूँ, अब पिछली वीडियो में भी देखा है हमने। आयोटा क्या होता है? आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1। तो अगर आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो यार इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। तो आयोटा, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, और आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि फाइनली माइनस तो आ ही जाएगा, फाइनली माइनस आ जाएगा। एच कट का स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। डेल डेल बाई डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, उसको लिखना पड़ेगा, उसको छोड़ेंगे हम। और नीचे तो 2m है ना, तो 2m को अब यहाँ पे साथ में लिख लेंगे, ऐसे करके, बहुत दिक्कत हो रही थी ना, ऐसे कर लेंगे। और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अभी। और ये साई इक्वल टू क्या हो गया हमारा? ई साई। मैं शायद मेरे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो ऐसा आ गया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस जगह पे, इस जगह पे सॉल्व करेंगे हम इसको, इस जगह पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हो गया, बस वैसे तो हो गया। अब साई से अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू अपॉन डेल एक्स टू साई, ठीक है। फिर ये जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर किस पे अप्लाई हो रहा है? एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ई सॉरी साई के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ई साई, ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं, ओके। अब देखो जरा, अब बस हो ही गया डेरिवेशन, अब चिंता की बात ही नहीं है। तो ये जो है हमारा, इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे इसको देखना है आपने ध्यान से, कहीं कट तो नहीं रहा है, ये भी देख लेंगे हम, ओके। तो इसको कैसे करना है? इसको आप इस तरफ लेके आ जाओ, तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये अपनी जगह पे रहेगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। ई साई, देखो इसको इस तरफ लेके आओ। अच्छा, ये ऑपरेटर ने इस पे अप्लाई हो गया ना, जब ऑपरेटर इस पे अप्लाई हो गया तो वी एक्स की कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो उसको लिख लेंगे ना, वी एक्स की वैल्यू मान लो वी एक्स आ गई, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ जाएगी ना, और ऑपरेटर अब, और हमें फंक्शन मिल जाएगा। कहने का मतलब है ऑपरेटर जब मैंने फंक्शन पे अप्लाई किया होगा, तो ऑपरेटर को जब फंक्शन पे अप्लाई किया होगा तो कुछ वैल्यू मिल गई होगी। तो अब मैं इसको वी एक्स कैप नहीं लिखूंगा, बस वी एक्स लिखूंगा, ठीक है। और ये क्या होता है, जब मैं समझ नहीं पाया आप, ये मेरा ऑपरेटर है ना, पोटेंशियल एनर्जी का, उसको मैंने साई पे अप्लाई किया, तो कुछ वैल्यू मिल गई, और ऑपरेटर, और मुझे फंक्शन दोबारा मिल गया। तो ऑपरेटर को फंक्शन पे अप्लाई किया तो वैल्यू मिल गई, और मुझे फंक्शन दोबारा मिल गया, तो मैं इसकी जगह पे आप इसको लिखूंगा, ठीक है। तो ऐसे अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे। अब आपका क्या आ जाएगा? अब आप क्या करेंगे? अब इसमें यहां से साई और साई कॉमन ले लो, तो दोबारा इसको लिख लेते हैं एक बार, माइनस एच कट, इसको बहुत आसान है यार, ये तो मैं लंबा कर दे रहा हूँ उसको, ये तुम अब एक ही स्टेप में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर क्या जाएगा? साई कॉमन हो जाएगा, तो ई माइनस वी साई। अब मैं यहाँ पे एक्स वैक्स नहीं लिख रहा क्योंकि सभी में एक्स है, मतलब यहाँ पे भी एक्स होगा, तो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा कर लिया हमने, ओके। ओके, तो ऐसा हो गया। अब लास्ट में क्या करना है आपने? अब लास्ट स्टेप है, ये 2m को यहाँ लेके जाओ, और ये एच कट को यहाँ लेके जाओ, ठीक है। गुणा, वो क्या बोलते हैं उसको, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा? डी डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, ठीक है, इक्वल टू ई माइनस वी एक्स, ई माइनस वी एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको आगे लिख लेता हूँ,
तो ये हो जाएगा मेरा 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, पहले लिख लेता हूं मैं, और माइनस तो आएगा ही ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस तो आप चेंज नहीं कर सकते। ई माइनस वी साई ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे कर लेंगे, एक सेकेंड ना। ओके, तो अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखते रहना आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका कुछ नहीं हुआ, बस कंप्लीट हो गया। अब फाइनली आप क्या करो, इसको उठा के इस तरफ ले आ जाओ, ठीक है। आपने इसको उठा के इस तरफ ले आए आप, इस पूरे को उठा के इस तरफ ले आओ, तो सिंपल मैथ्स लग रही है, तो कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत ही नॉर्मल मैथ्स लग रही है। ये हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, ये तो बस प्लस हो गया, इस तरफ आ गया। तो 2m h कट, बस खत्म। ई माइनस वी साई इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये बन गई हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये क्या बन गई हमारी, दिस इज आवर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन गई है वन डायमेंशन के लिए, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के लिए किया है ना हमने इसको, तो ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन गई। इसमें कहीं पर भी टाइम का फैक्टर नहीं है। देखो इसमें साई है, एनर्जी है, ये हमें चाहिए था, और एक्स हमें चाहिए, ठीक है। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छा होता है अगर मैं हर जगह पे छोटे छोटे एक्स लिख लेता, एक्स एक्स लिखना जरूरी है, ताकि ये एक्स डायरेक्शन के लिए मुझे मालूम चले, ठीक है। अब अगर मुझे तीनों डायरेक्शन के लिए निकालना है, अगर मुझे ये सब डायरेक्शन के लिए निकालना है, तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, इस जगह बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर 3D के लिए निकालना है तो क्या होगा, आंसर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। 3D के लिए d2 डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू, ठीक है। इसको 3 बार लिखना पड़ेगा बस। यहाँ पे x लिखा है तो y लिखना पड़ेगा, फिर z लिखना पड़ेगा। तो डेल टू साई अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड टू, ठीक है, प्लस, सॉरी प्लस, प्लस हो गया हमारा 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है, ई माइनस वी। अब यहाँ पे ये x नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तीनों डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा, तो वो नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा, यहाँ पे हमारा सिंपल साई इक्वल टू करेंगे 0। तो ये हमारी तीनों डायरेक्शन के लिए, मतलब 3D के लिए हमारी क्या हो जाएगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो बस हो गया। अच्छा, यहाँ साई को बाहर ले लो, अगर ये एक और चीज समझा देता हूँ, ये भी बहुत बार हम देखते हैं। अगर साई को बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, ठीक है, प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू अपॉन डेल Z2, ठीक है। और साई को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, साई को मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है, ई माइनस वी साई इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। और इसको तो आप जानते ही होंगे, इसको तो आप बचपन से जानते हैं, इसको कहते हैं हम लैप्लाशियन ऑपरेटर, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, इसकी जगह पे हम लिख लेंगे लैप्लाशियन। तो मैं इसी को यहाँ पे लिख लूँ आगे। इसी इक्वेशन को हम कैसे कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे इसकी जगह लैप्लाशियन ऑपरेटर लिखेंगे। तो डेल स्क्वायर, ठीक है, साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो ये आ गई बेटा हमारी क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसको लिखेंगे हम, द अबव इक्वेशन इज नोन एज, द अबव इक्वेशन इज नोन एज, इसको लिखेंगे द अबव इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। और तो और बहुत जगहों पे इसको भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ही रूप है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि हमारा साई का किसके साथ रिलेशन होना बहुत जरूरी है, एनर्जी के साथ। तो ये हमारी एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये भी होगी, और आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये भी होगी, आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये भी होगी 1D के लिए, और ये भी होगी, ठीक है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, सभी सेम है। तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया बच्चों। कहीं पे कोई डाउट हो तो अवश्य पूछिएगा, जानिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।